आज हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच जो टकराव बढ़ रहा है उस पर। ये 23 जून 2025 तक की ताज़ा स्थिति है। हमारे पास कई स्रोत हैं, खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, और आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि इस उलझी हुई स्थिति में सैन्य पहलू क्या हैं, मानवीय असर क्या पड़ रहा है और दुनिया क्या सोच रही है। हाँ, ये वाकई एक ऐसी स्थिति है जो बहुत तेजी से आप कह सकते हैं बदल रही हैं। इसमें कई चीजें एक साथ हो रही हैं, फौजी हमले, कूटनीतिक चालें और हाँ, बहुत गंभीर मानवीय परिणाम भी। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में इन सब पर काफी जानकारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जमीनी हालात से। सैन्य स्थिति क्या है? अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। जी। इसके तहत ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और एस्फहान, इन पर हमला हुआ है। बंकर बस्टर बम और क्रूज मिसाइलें इस्तेमाल हुई हैं। हाँ, और अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के हवाले से खबर है कि नुकसान शानदार हुआ है, ये उनका शब्द है। सैटेलाइट तस्वीरें भी जो आई हैं उनमें फोर्डो और नाटांस में बड़े गड्ढे दिख रहे हैं। अच्छा। ये दोनों जगह ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत अहम है। तो नुकसान का पूरा आकलन तो अभी शायद चल रहा होगा, पर शुरुआती संकेत यही हैं। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इजराइल भी है। वो 13 जून से अपना एक अलग ऑपरेशन चला रहा है, ऑपरेशन राइजिंग लायन। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें 100 से भी ज्यादा ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, और ये सिर्फ परमाणु ठिकाने नहीं हैं। क्या क्या शामिल है इसमें? इसमें परमाणु सुविधाओं के अलावा IRGC यानी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांड सेंटर हैं, मिसाइल बनाने की फैक्ट्रियां हैं। एक तरह से ईरान की सैन्य क्षमता को निशाना बनाया जा रहा है। और एक दिलचस्प बात भी सामने आई है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ईरान के अंदर ही मोसाद द्वारा ऑपरेट किए जा रहे ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ। ये दिखाता है कि ऑपरेशन की पहुंच कितनी गहरी है। लेकिन जाहिर है ईरान चुप नहीं बैठा होगा, उनकी तरफ से भी कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, ईरान ने भी पलटवार किया है। 20 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायली जमीन पर दागी गईं। और खबर यह है कि कुछ मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को भेदने में कामयाब रहीं। हाँ, ये एक चिंता का विषय है। आयरन डोम काफी सफल माना जाता है, लेकिन कुछ मिसाइलें उसे पार कर गईं। इससे इजराइल में आम नागरिक घायल हुए हैं। बीरशेबा में सोरोका अस्पताल पर हमला हुआ, उसमें करीब 50 लोग जख्मी हुए। ओहो। और IRGC के जो आत्मघाती ड्रोन हैं, उनके हमले भी लगातार चल रहे हैं। इस सब की मानवीय कीमत बहुत ज्यादा है। ईरान में क्या आंकड़े हैं? ईरान में जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक करीब 950 मौतें हुई हैं। इसमें आम लोग भी हैं और IRGC के सदस्य भी, और हजारों लोग घायल हैं। और इजराइल में आई की वजह से तबाह हो रही हैं। ईरान के अंदर भी अफरा तफरी का माहौल है, लोग शहर छोड़ रहे हैं। हाँ, राजधानी तेहरान से ही 1 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। इससे शहरों में ईंधन और खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई है। मुश्किल हालात है। बहुत ज्यादा। वहां के एक स्थानीय पत्रकार ने स्थिति को बयान करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी डरावनी फिल्म में जी रहे हों। इसका असर तो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी पड़ रहा होगा, खासकर वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाली बात। जी, वो बहुत अहम है। ईरान की संसद ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के पक्ष में वोट किया है, हालांकि इसे अभी सर्वोच्च नेता खामेनेई की मंजूरी मिलनी बाकी है। और ये रास्ता कितना महत्वपूर्ण है? दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से गुजरता है। अगर ये बंद होता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में बहुत बड़ी उथल-पुथल मच सकती है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं कैसी हैं? क्या दुनिया कह रही है? मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। G7 देश यानी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वो तनाव कम करने और फौरन युद्ध विराम की अपील कर रही हैं। ब्रिटेन से भी बयान आया है? हाँ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने चेतावनी दी है कि हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, और उन्होंने कूटनीति को प्राथमिकता देने की बात कही है। और रूस ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है, लेकिन जमीन पर तो हमले रुक नहीं रहे। राजनीतिक बयानों की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इन हमलों को शानदार सफलता बताया है। जी, और उन्होंने इशारों में ईरान में सत्ता परिवर्तन तक की बात कह दी है। हालांकि दूसरे अमेरिकी अधिकारी इस लक्ष्य से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मकसद ईरान को भारी नुकसान पहुंचाना था। दूसरी तरफ ईरान का क्या कहना है? सर्वोच्च नेता खामेनी ने क्या कहा? खामेनी ने इजराइल को चेतावनी दी है। कहा है कि इजराइल ने बड़ी गलती की है और ईरान अपनी प्रतिक्रिया का समय और तरीका खुद चुनेगा। और विदेश मंत्रालय? ईरानी विदेश मंत्रालय ने स्थायी परिणामों की चेतावनी दी है
और एक और गंभीर बात वो ये कि तेहरान परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है। अच्छा, एनपीटी से बाहर निकलने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जो थोड़ी बहुत अंतर्राष्ट्रीय निगरानी है वो और कम हो जाएगी। ये एक बड़ा कदम हो सकता है। और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उनका क्या रुख है? नेतन्याहू कह रहे हैं कि इजरायल अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के करीब है, लेकिन वो आगे और हमलों के लिए भी तैयार हैं। ऐसा लगता है कि उनका एक मकसद ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की मेज पर लाना भी है। तो अब आगे क्या हो सकता है? क्या ये तनाव और बढ़ेगा? खतरा तो बना हुआ है, बहुत ज्यादा। खासकर वो हॉर्मुज वाली धमकी अगर सच होती है, या ईरान कोई बड़ा जवाबी हमला करता है, या फिर अमेरिका और ईरान के जो प्रॉक्सी गुट हैं क्षेत्र में, उनके बीच टकराव बढ़ता है, तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। विश्लेषक क्या मानते हैं? क्या इजरायल अपने लक्ष्य हासिल कर पाएगा? विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की मदद के बाद भी इजरायल के लिए अपनी जो दीर्घकालिक उद्देश्य हैं, जैसे ईरान में सत्ता परिवर्तन या उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म करना, वो हासिल करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो क्या कूटनीति का कोई रास्ता बचा है? देखिए, कोशिशें तो हो रही हैं। G7 और दूसरे देश संयम बरतने को कह रहे हैं। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल दोनों ही पक्ष पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये एक लंबा खिंचने वाला संघर्ष हो सकता है, जिसमें कोई स्पष्ट युद्ध विराम शायद ना हो। तो अगर हम संक्षेप में कहें, ये एक बड़ा सैन्य और हाइब्रिड किस्म का संघर्ष है। अमेरिका और इजरायल ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमता को कमजोर करना चाहते हैं। जी, और ईरान मिसाइलों और ड्रोन से जवाब दे रहा है और साथ ही अहम समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी भी दे रहा है। मानवीय कीमत बहुत ज्यादा है, क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल, कूटनीति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल कोई फौरी या आसान समाधान नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब सैन्य कार्रवाइयां कूटनीतिक लक्ष्यों से जुड़ी हों, जैसे परमाणु वार्ता को बढ़ावा देना, तो इस जोखिम को कैसे संतुलित किया जाए कि हालात बेकाबू न हो जाएं, खासकर तब जब दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए दिख रहे हों।